Good morning, students. Welcome to your social science class, class 7th. Today we will start our new chapter of geography, chapter number 7, Human Environment. In this chapter, we will read in detail about settlement, stages of the invention of wheel, factors responsible for permanent settlement, transport and communication, modes of transport and communication. Let's start. We have read in the earlier chapter about environment which consists of both natural and man-made environment. हमने पिछले चैप्टर में इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा. जो इन्वायरमेंट है वो नेचुरल और मैन-मेड इन्वायरमेंट दोनों को इंक्लूड करता है. इन दिस चैप्टर इस चैप्टर में वी विल स्टडी अबाउट स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेटेड टू सेटलमेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन. इस चैप्टर में हम ह्यूमन इन्वायरमेंट के स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. एस्पेक्ट्स मीन्स फीचर्स, पार्ट्स या एलिमेंट्स. फर्स्ट इज सेटलमेंट. सेटलमेंट मीन्स ए क्लस्टर ऑफ ग्रुप ऑफ हाउसेस. सेटलमेंट का मीन्स होता है क्लस्टर और ग्रुप ऑफ हाउसेस, जहाँ पे बहुत सारे हाउसेस इकट्ठे होते हैं. सेटलमेंट इज़ द प्राइमरी रेजिडेंस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. सेटलमेंट ह्यूमन सोसाइटी का फर्स्ट होम है. इन एंशियंट टाइम ह्यूमन बींग्स लेड ए लाइफ ऑफ फूड गैदरर एंड मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड. पुराने टाइम में ह्यूमन बींग्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस में फूड की सर्च में घूमते रहते थे. वो फूड गैदरर थे. दे डिड नॉट हैव अ परमानेंट सेटलमेंट. उनकी कोई भी परमानेंट सेटलमेंट नहीं थी, परमानेंट होम नहीं था. हैंस लिव्ड ए नोमैडिक लाइफ. इसी कारण से वो एक नोमैडिक लाइफ स्पेंड करते थे. नोमैडिक लाइफ होता है जब ह्यूमन बींग्स, मनुष्य अपने पशुओं के साथ, नोमैड मीन्स होता है पशुओं के साथ फूड की सर्च में इधर उधर घूमते रहते हैं, उसे नोमैडिक लाइफ कहते हैं. तो ह्यूमन बींग्स पुराने टाइम में जब फूड गैदरर होते थे तो वो अपने एनिमल्स के साथ फूड की सर्च में इधर उधर घूमते रहते थे. उनका कोई भी परमानेंट सेटलमेंट नहीं था. दे वर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द इन्वायरमेंट टू सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग. वो पूरी तरह से इन्वायरमेंट पर डिपेंड करते थे अपनी बेसिक नीड्स को, जैसे फूड, शेल्टर और क्लॉथ की जो बेसिक नीड्स थी उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए वन प्लेस टू अनदर मूव करते थे. दस देयर सेटलमेंट्स वर टेम्परेरी. इस तरह से उनकी जो सेटलमेंट्स थी वो टेम्परेरी थी. इन द पोस्ट स्टोन एज ह्यूमन बींग्स लर्न द आर्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग. स्टोन एज के बाद वाला जो पीरियड था उसमें ह्यूमन बींग्स ने एग्रीकल्चर करना और फार्मिंग करने की कला सीख ली थी. ग्रेजुअली, धीरे धीरे, द कंसेप्ट ऑफ सेटल्ड लाइफ केम इनटू बीइंग. धीरे धीरे उन्होंने सेटल्ड लाइफ जीना शुरू कर दिया. द शेल्टर्स वर बिल्ट नियर द एरियाज वेयर लैंड कुड बी कल्टिवेटेड फॉर टेम्परेरी स्टे. अपना होम वो वहाँ पे बनाते थे, उन एरियाज़ में बनाते थे जहाँ पे वो लैंड को कल्टीवेट करते थे और वहाँ पे वो टेम्परेरी रहते थे, परमानेंटली नहीं रहते थे. द सेटलमेंट वर मेड विद द हेल्प ऑफ ब्रांचेज ऑफ ट्रीज एंड वर कवर्ड विद लीव्स. जो होम थे उनके वो ट्रीज़ की ब्रांचेस की हेल्प से बनाए जाते थे और उन्हें ट्रीज़ की लीव्स के साथ कवर किया जाता था. मीन्स ट्रीज़ की लीव्स से उनकी रूफ बनाई जाती थी. After the Stone Age, settlements were occupied seasonally. स्टोन एज के बाद जो होम थे वो सीजन के कंट्रोल के अंडर थे. मीन टू से सीजन्स के अकॉर्डिंग वो अपने होम बनाते थे. नाउ ह्यूमन बींग्स स्टार्टेड चेंजिंग देयर सेटलमेंट विद द चेंज ऑफ सीजन. अब ह्यूमन बींग्स सीजन के साथ अपने होम चेंज कर लेते थे, सेटलमेंट्स चेंज कर लेते थे. इन दोज एरियाज वेयर क्लाइमेट कंडीशंस वर सूटेबल, द नंबर ऑफ सेटलमेंट्स वर मोर एंड क्लस्टर्ड. क्लस्टर्ड होता है ग्रुप्ड. जहाँ पे क्लाइमेट कंडीशंस अच्छी होती थी,
ह्यूमंस के लिए सूटेबल होती थी, वहाँ पे हाउसेस ज़्यादा बने होते थे और ग्रुप ऑफ हाउसेस देखने को मिलते थे। द डिस्कवरीज ऑफ फायर, आयरन एंड व्हील वर बिग स्टेप्स टुवर्ड सिविलाइजेशन। फायर, आयरन और व्हील की डिस्कवरी मॉडर्न सिविलाइजेशन की तरफ सॉलिड स्टेप थे, बहुत बड़े स्टेप थे। द टूल्स बिकेम मोर sophisticated and farmers started cultivating crops near the river banks like Nile or Indus river. टूल्स थे वो सोफिस्टिकेटेड होता है, एडवांस और कॉम्प्लिकेटेड थे। फार्मर्स ने रिवर्स के बैंक्स के ऊपर कल्टीवेशन करना, एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने नाइल रिवर और इंदस रिवर के बैंक पे एग्रीकल्चर स्टार्ट की। विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के बीतने के साथ ह्यूमन बींग्स लर्न्स न्यू वेज ऑफ फार्मिंग, ह्यूमन बींग्स ने फार्मिंग के न्यू तरीके सीख लिए थे, लर्न कर लिए थे। नाउ दे स्टार्टेड लिविंग ए सेटल्ड लाइफ एज क्रॉप्स रिक्वायर्ड कंस्टेंट केयर थ्रू आउट द क्रॉपिंग पीरियड। अब ह्यूमन बींग्स ने सेटल्ड लाइफ जीनी शुरू कर दी थी, वो एक जगह पे सेटल होना शुरू हो गए थे, क्योंकि क्रॉप्स को कंटिन्यू मतलब शुरू से लेके एंड तक, थ्रू आउट द क्रॉपिंग मीन्स बिगनिंग टू द एंड, बार बार अगेन एंड अगेन केयर की ज़रूरत होती थी, इसीलिए ह्यूमन बींग्स वहाँ पे सेटल होना शुरू हो गए। दे वर नॉट रिक्वायर्ड टू वंडर इन सर्च ऑफ फूड, अब उन्हें फूड की सर्च में इधर उधर नहीं घूमना पड़ता था। एंड कुड एफर्ड टू सेटल डाउन एट वन प्लेस, अब वो एक ही जगह पर सेटल हो सकते थे। Hence, building of permanent shelters, domestication of animals and use of cloths made of fiber became a part of human life. इस तरह से permanent settlement, permanent home, domestication of animals, पशुपालन करना और फाइबर से बने हुए क्लॉथ्स का यूज करना, ये ह्यूमन बींग्स की लाइफ का पार्ट बन गए। विद द एडवांसमेंट ऑफ science and technology, human beings have been able to modify their natural environment as per their needs. साइंस और टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस के साथ ह्यूमन बींग एबल हो गए अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को चेंज करने के लिए। वो अब अपनी ज़रूरतों के अनुसार अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते थे। नाउ द सेटलमेंट्स प्रोटेक्ट द ह्यूमन बींग्स फ्रॉम हार्श टेम्परेचर, चिली विंड्स, rough terrain and also give them privacy. Settlements, परमानेंट हाउसेस का क्या फ़ायदा हुआ ह्यूमन बींग्स के लिए कि वो उनकी प्रोटेक्शन करते थे। किससे प्रोटेक्शन करते थे? हार्श टेम्परेचर, हार्श होता है अनप्लेजेंट टेम्परेचर, ठंडी हवा से। रफ टेराइन होता है लैंड, मतलब जो खुरदरी ज़मीन है उससे प्रोटेक्शन करते थे और उन्हें प्राइवेसी भी प्रोवाइड करते थे। With the expansion of agricultural activities, domestication of animals, mining and industrialization, the natural environment has been adversely affected. एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ का फैलाव होने से, उनका बड़ा बनने से, एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन, माइनिंग होता है डिगिंग आउट द अर्थ टू ब्रिंग आउट मिनरल्स, अर्थ की खुदाई करना मिनरल्स को बाहर निकालने के लिए। इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन और नेचुरल इन्वायरमेंट सभी बुरी तरह से अफेक्ट हुए। जैसे जैसे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ बढ़ी, ह्यूमन बींग्स ने एनिमल्स की लुक आफ्टर करना शुरू कर दिया, उन्हें एज आ पेट रखना शुरू कर दिया, माइनिंग करनी शुरू की, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, जिससे इन्वायरमेंट बुरी तरह से प्रभावित हुआ। Growth of towns and cities as well as industrialization have shrunk the green belt area. तो जैसे जैसे टाउन्स की ग्रोथ हुई, सिटीज़ की ग्रोथ हुई, इसके साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, तो क्या हुआ, जो ग्रीन बेल्ट एरिया था मीन्स जो फॉरेस्ट एरिया था वो श्रंक हो गया, स्मॉलर हो गया, छोटा हो गया। pollution as well as defective methods of plowing have resulted in ecological imbalance, which is a matter of great concern to all of us.
पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एट प्रेजेंट टाइम पोल्यूशन हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा प्लोइंग के डिफेक्टेड मेथड थे। एग्रीकल्चरल फील्ड्स को प्लो करने के जो मेथड थे वो भी डिफेक्टेड थे। पोल्यूशन बढ़ रहा था, जिससे क्या हुआ, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। ये हम सब के लिए एक चिंता का विषय है। तो कंसर्न होता है, टेंशन, वरी। तो जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन बढ़ रहा है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बढ़ रहा है, तो यह हम सब के लिए चिंता का विषय है। नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं? फर्स्ट वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। इफ वी गो थ्रू द हिस्ट्री, मोस्ट ऑफ द सिविलाइजेशंस डेवलप नियर रिवर वैलीज, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर हम हिस्ट्री की तरफ जाते हैं तो हम देखेंगे कि जितनी भी सिविलाइजेशंस थी वो रिवर वैलीज में के समीप डेवलप हुई, मतलब रिवर्स के बैंक पर डेवलप हुई। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, नाइल रिवर सिविलाइजेशन। तो पहले लोग वाटर बॉडीज़ के पास रहना पसंद करते थे, क्योंकि उन्हें वहाँ पे अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए इजीली वाटर अवेलेबल हो जाता था। इवन टुडे वाटर इज़ एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ विलेजेस एंड टाउन्स। आज भी वाटर इम्पोर्टेंट रिसोर्स है विलेजेस और टाउन्स की ग्रोथ के लिए। इन डेजर्ट एरियाज एज वेल द हाउसेज आर क्लस्टर्ड अराउंड द सोर्सेज ऑफ वाटर। डेजर्ट एरिया में भी जो हाउसेज हैं वो वाटर सोर्सेज के पास बनाए जाते हैं। दिस सोर्स में बी ए वेल, ए पॉन्ड और एन ओसिस। यह वाटर एरिया है, यह वेल के पास, कुएं के पास हो सकता है, पॉन्ड के पास, या एक ओसिस के पास हो सकता है। ओसिस मीन्स होता है फर्टाइल रीजन इन डेजर्ट, मतलब ए प्लेस इन डेजर्ट वेयर देयर इज वाटर एंड प्लांट ग्रो। एक एरिया डेजर्ट एरिया में जहाँ पे थोड़ा बहुत पानी मिलता है और जहाँ पे प्लांट ग्रो हो सकते हैं, उन्हें ओसिस कहते हैं। तो आज भी हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो हाउसेज हैं या कॉलोनीज़ हैं, क्लस्टर ऑफ हाउसेज है, ग्रुप ऑफ हाउसेज है, वो वेल, पॉन्ड या ओसिस के आसपास देखने को मिलता है। सेटलमेंट्स आर दैट ग्रो अराउंड ए सोर्स ऑफ वाटर आर नोन एज वेट पॉइंट सेटलमेंट। वो सेटलमेंट्स, वो हाउसेज जो सोर्स ऑफ वाटर के पास ग्रो होते हैं, उन्हें वेट पॉइंट सेटलमेंट्स कहा जाता है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फर्स्ट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट सेटलमेंट। सेकेंड इज रिलीफ फीचर्स। They play an important role in the development of a settlement. Relief features भी settlements की development में important role play करती हैं। Plains are favorable location for the establishment of settlements. Plain settlements की establishment foundation के लिए important location है। आप देखोगे कि plain areas पे population ज़्यादा होती है, plateaus और mountains पर population कम होती है। ऐसा क्यों होता है? It is easy to have a good transport network here which make it possible for the people to move easily from one place to another. plain areas पर ट्रांसपोर्ट इजीली अवेलेबल होता है, तो इसलिए लोगों के लिए आसान हो जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। इंडिया में बहुत सारे टाउन्स और सिटीज़ हैं जो नॉर्थर्न प्लेन्स में डेवलप हुए हैं। इन दीज एरियाज सेटलमेंट्स आर मोर कम्पैक्ट। तो इन एरियाज़ में जो सेटलमेंट्स हैं वो अधिक कॉन्ट्रैक्ट पे होती हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, in the highland areas where the nature of land restricts easily movements, the population is less. highland areas, mountainous areas या hilly areas पे जहाँ पे humans की movements restricted हैं, bound हैं, limited हैं, उन areas पे population कम होती है। it results in a फ्यू एंड डिस्पर्स सेटलमेंट। इसका क्या परिणाम निकलता है? परिणाम स्वरूप वहाँ पे कुछ ही सेटलमेंट्स होती हैं, कुछ ही
कॉलोनीज होती हैं, होम्स होते हैं, ग्रुप्स ऑफ हाउसेज होते हैं। स्पेशल साइट्स, सम साइट्स आर चूजन फॉर द सेटलमेंट्स बिकॉज ऑफ देयर नेचुरल ब्यूटी। कुछ प्लेसेस को हाउसेज बनाने के लिए, सेटलमेंट बनाने के लिए उनकी नेचुरल ब्यूटी के कारण चूज़ किया जाता है। दे आर कॉल्ड टूरिज्म बेस्ड टाउन्स, उन्हें टूरिज्म बेस्ड टाउन्स कहा जाता है। दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मैनी पीपल, वो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। इन इंडिया, इंडिया में श्रीनगर, गोवा, शिमला, नैनीताल, ऊटी एट्सेट्रा आर सम ऑफ सच साइट। इस तरह के कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पे टूरिज़्म के लिए टाउन्स बनाए गए हैं। लोग यहाँ पे घूमने जाते हैं और वहाँ पे रहते हैं। ऑल द फैक्टर्स यू जस्ट रीड आर रिलेटेड टू वन अनदर, जितने भी सभी फैक्टर्स हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। व्हेन वी आर लुकिंग एट लैंड एज अ डिटरमाइनिंग फैक्टर फॉर अ सेटलमेंट, वाटर कैन नॉट बी इग्नोर्ड। अगर हम लैंड को एक इम्पोर्टेंट फैक्टर समझते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर सेटलमेंट के लिए लैंड है, तो हम वाटर को भी इग्नोर नहीं कर सकते। अगर लैंड अच्छी है पर वहाँ वाटर नहीं है तो वहाँ पे सेटलमेंट नहीं होगी। किसी प्लेस पे वाटर अवेलेबल है, लैंड अच्छी नहीं है, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे भी सेटलमेंट नहीं होगी। ये सभी फैक्टर्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। सिमिलरली, इसी तरह द कल्चर, द सोशल सेटअप एंड अदर इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर। इस तरह कल्चर, सोशल सेटअप और जो दूसरे इन्वायरमेंट एस्पेक्ट हैं वो भी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं परमानेंट सेटलमेंट के लिए। थैंक यू। In our next video, we will read about transport and communication. Have a nice day.